तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुहेब तुल और आप देख रहे हैं तो। जापान की तारीख को अगर देखा जाए तो तारीख जापान को हमेशा रुलाती है। जापान पर कभी तो कुदरती आफत आती तो कभी दुश्मन एक बड़ी आफत का नजराना पेश करते। दुश्मन के नजराने को साइड पे करते हैं और बात करते हैं कुदरती आफत की। कुदरती आफत जब भी जापान पर हमला करे तो जापान को वो बर्दाश्त करना पड़ता था, सुनामी आए या ज़लज़ला, क्योंकि कुदरती आफत का सिर्फ सामना ही किया जा सकता है, कुदरती आफत से मुकाबला नहीं। जापान की तारीख के पिछले 1300 साल से 143 सुनामियाँ आईं, जो कि तमाम जहानों के मालिक अल्लाह का डर इनके दिलों में बैठाता है। और इन सुनामियों में 1,30,874 इंसान अपने इंजाम को पहुँचे, यानी जान से गए। जापान पर 1741 में सबसे ख़तरनाक सुनामी आई, जो कि 90 मीटर ऊंची थी और जापान के शहरों को हिला रही थी। जैसे जैसे वक्त की सुइयां हरकत करती हैं, जापान के ऊपर सुनामियों का ख़तरा बढ़ता जाता है। ज़लज़लों की बात की जाए तो सिर्फ साल 2020 में 300 से ज़्यादा ज़लज़ले आए, हत्ता कि एक दिन में 3-4 मरतबा ज़लज़ले रिकॉर्ड किए गए। सन 2000 से लेकर 2022 तक 5 मरतबा छोटी बड़ी सुनामियों को बर्दाश्त करता रहा जापान, जिनमें सबसे ख़तरनाक 2011 में आने वाली सुनामी थी। अब आप ये वीडियो देखें जो जापानी शहरियों ने बनाई है 2011 के सुनामी की। मार्च 2011 को जापान के साहिल से 72 किलोमीटर दूर समंदर में 9.1 की शिद्दत का ज़लज़ला पूरे 6 मिनट तक चलता रहा, जिसकी वजह से एक ख़तरनाक सुनामी जापान की तरफ तेज़ी से बढ़ती है। ये ज़लज़ला दुनिया का चौथा और जापान का सबसे बड़ा ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया। मेरे कुछ ही सब्सक्राइबर हैं, 45 से 46 होंगे, जिनमें इंडियन भी हैं। तो इंडियन के लिए मैं बता दूं कि ज़लज़ले का मानी है भूकंप। सुनामी की लहर 180 फीट ऊंची और 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जापान की तरफ बढ़ती है। ये सुनामी जापान के शहर सेंडाई में दाखिल होती है। सुनामी का सबसे बड़ा मसला यह है कि आज की जदीद टेक्नोलॉजी भी हमें ये नहीं बता सकती कि ज़लज़ला आएगा या तूफ़ान आएगा या सुनामी आएगी। होता यह है कि शंघाई के शहरियों को सिर्फ 8 मिनट पहले बताया जाता है कि सुनामी आपके ऊपर आ रही है। लाखों की तादाद से इस शहर में लोग थे, जिनमें कुछ लोग तो भाग निकले और हज़ारों लोग सुनामी की लपेट में आ गए। इस सुनामी की वजह से 2,88,000 लोग बेघर हुए और 15,000 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। एक तरफ क़यामत का आलम था तो दूसरी तरफ फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट भी फेल हो गया, जिसकी वजह से न्यूक्लियर धमाके ने बर्बादी की एक नई दास्तान सुनाई। इस सब अमल में जापान को काफ़ी मिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ, जो कि जापान को दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बनाती है इतने बड़े नुकसान उठाने पर। तो सवाल ये है कि जापान में इतने ज़लज़ले और तूफ़ान सुनामियाँ क्यों आते हैं? वजह जापान की लोकेशन है। इस नक्शे में जो पीले रंग की आप ये लाइन देख रहे हैं, ये जगह मरकज़ है ज़लज़लों, सुनामियों और आतिशफ़शानी पहाड़ों का। ये दुनिया की 90% आफत का गढ़ है। इस जगह को दी रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। इसके नीचे दुनिया के सबसे ज़्यादा एक्टिव आतिशफ़शानी पहाड़ हैं, जो किसी भी वक्त बिन बताए अल्लाह के हुक्म से फट सकते हैं। और बदकिस्मती है जापान की कि वो रिंग ऑफ फायर के करीब मौजूद है। यही वजह है कि सुनामी, सैलाब, ज़लज़ले हर दिन आए दिन ही जापान का दीदार करने जाते हैं। और इन मसलों के अलावा एक और मसला है जापान में 70% पहाड़ी इलाका और 30% ही मैदानी इलाका है। और जो मैदानी इलाका है वो साहिलों के करीब मौजूद है और जापान की 70% आबादी भी मैदानी इलाके में रहती है। अब या तो ये अपने सारे शहर पहाड़ों पर शिफ्ट करें या फिर जापान छोड़कर किसी और जगह को आबाद करें।
لیکن جاپان کو ان دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی پسند نہ آئی، تو اس لیے اپنے ان علاقوں میں جہاں سونامی کا خطرہ ہوتا ہے سی وال بنا دی۔ میرے خیال سے یہ دوباریں جاپان کی آخری امید ہیں۔ 1896 اور 1933 میں ایک طائفون نے ایک گاؤں پر حملہ کیا۔ طائفون کہتے ہیں جیسے لہر وہ سیدھی سیدھی آتی ہے تو طائفون یہ گھوم گھوم کر آتا ہے۔ اگر اس کا اردو میں کسی کو مطلب پتہ ہے تو مجھے کمنٹ لازمی کرو۔ تو گاؤں کو جب طائفون نے برباد کیا، طائفون کے حملے کے بعد یہ گاؤں طائفون اور سونامی ڈیفنس سسٹم کی اعلیٰ مثال بن گئی۔ گاؤں کے ساحل پر 2.4 کلومیٹر لمبی اور 10 میٹر اونچی دیوار بنا کر سمندر کے سیاہ رخ سے کافی حد تک گاؤں کو بچایا گیا۔ اس کے بعد جاپان نے کئی کوسٹل شہروں میں ان دیواروں کو بنا کر جاپان کے لوگوں کی حفاظت کی، لیکن 2011 والی سونامی ان دیواروں کو بھی توڑ دیتی ہے۔ تب جاپان کو اور بڑی اور جدید ترین دیواریں بنانی پڑی، لیکن جو بھی ہو ان کو اپنی عوام کی فکر ہے، تبھی تو ان لوگوں کی حفاظت کے لیے آئے دن نئے ڈیفنس سسٹم بنا رہا ہے، کیونکہ پیپل از پاور۔ لوگ ہوں گے تو ملک ہوگا، حکومت ہوگی۔ جو بھی ہو، قدرت اگر آفت کسی ملک کو یا دنیا کو ہی ختم کرنا چاہے تو ہم لوگ اس آفت کو نہیں روک سکتے۔ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کی آفت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اب جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایسی ہی علمی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔